हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सर्वेश यादव। मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद सर्वेश में आपका बहुत स्वागत है बेटा। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का बायो, ठीक ना, बायोलॉजी क्लास 10th की। और जिसमें बेटा हम लोगों ने रेस्पिरेशन, श्वसन को स्टार्ट किया हुआ है और काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है और एकदम मजा आ रहा है। ठीक, श्वसन को हम लोग पढ़ रहे हैं, अब उसी को आगे हम बढ़ा रहे हैं। तो पिछले क्लास में हमने खूब डिटेल में, खूब बढ़िया से हमने बताया था। ठीक, क्या क्या बताया था बेटा? श्वसन क्या होता है, श्वसन के प्रकार, बाह्य श्वसन, आंतरिक श्वसन क्या होता है। ठीक, फिर हमने बताया आंतरिक श्वसन में दो तरीके के, वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। ये वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है, खूब डिटेल में, खूब बढ़िया से समझाया हुआ है और उसको आप जरूर देखें, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक बेटा, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पौधों में श्वसन। कुछ पौधों में, यानी पौधों में किस प्रकार से श्वसन होता है, बहुत आसान है। ठीक, इसके बाद बेटा हो जंतुओं में श्वसन, और जंतुओं के कौन कौन से श्वसनांग होते हैं। तो इन चीजों को हम लोग खूब बढ़िया से, खूब डिटेल में देखेंगे। ठीक, चलो बेटा, हम लोग आज का टॉपिक, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और एकदम महत्वपूर्ण है। ठीक, हमें उम्मीद है कि आप खूब बढ़िया से, खूब ध्यान से पढ़ेंगे, कॉपी और पेन ले लेंगे और एक एक चीज को नोट करते हुए, ठीक, आगे बढ़ेंगे। ठीक बेटा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, तो बेटा आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और हम लोगों का जो टॉपिक है आज का, ये काफी महत्वपूर्ण है। ठीक, और हम लोग सबसे पहले ध्यान देंगे, श्वसन पौधों में भी होता है, जंतुओं में होता है। तो सबसे पहले बाबू हम लोग पढ़ने वाले हैं पौधों में श्वसन। ठीक, एकदम ध्यान से सुनिएगा और एक एक लाइन खूब बढ़िया से हम लिखेंगे और आप भी बढ़िया से लिखिएगा और एकदम एक एक चीज याद करते हुए चलेंगे हम लोग। ठीक, तो देखिए बाबू, हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। कहां पर हो? पौधों में श्वसन। ठीक, पौधों में श्वसन, इसे इंग्लिश में क्या कह सकते हैं हम लोग भैया? हो, इसे इंग्लिश में कह सकते हैं रेस्पायरेशन इन प्लांट्स। ठीक, रेस्पायरेशन इन प्लांट्स, पौधों में श्वसन, पौधों में श्वसन, रेस्पायरेशन इन प्लांट्स। ठीक बाबू, चलो बेटा, तो रेस्पायरेशन इन प्लांट्स, पौधों में श्वसन। तो जानते हैं पौधों में श्वसन, पौधों में श्वसन मुख्य रूप से विसरण क्रिया यानी डिफ्यूजन के द्वारा होता है। ये क्या होती है? विसरण। ठीक, ध्यान दे बेटा, विसरण क्या होता है? सबसे पहले पौधों में श्वसन, तो हम आपको बता देते हैं, इसी में बताने की कोशिश कर रहे हैं, एकदम ध्यान दीजिएगा आप भैया हो। तो पौधों में श्वसन, हाँ, मुख्य रूप से विसरण क्रिया द्वारा होता है। ठीक, कोई पूछेगा पौधों में श्वसन, ठीक, किस क्रिया द्वारा होता है? तो एकदम याद रखिएगा, पौधों में श्वसन बेटा मुख्य रूप से विसरण क्रिया द्वारा होता है। ठीक, ये क्या होता है? विसरण क्या होता है? एक डिफ्यूजन, विसरण को इंग्लिश में हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। ये विसरण क्या है? एक, जब पदार्थ अधिक सांद्रता से, मुख्य रूप से गैसों में ही ये क्रिया देखी जाती है, विसरण। तो ठीक, जब गैसें अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, ये अधिक सांद्रता और कम सांद्रता क्या होता है? अधिक सांद्रता का मतलब, ध्यान देंगे बेटा, कम आयतन में ज्यादा गैस है तो हम कहेंगे कि उसकी सांद्रता अधिक है। कम स्थान में ज्यादा गैस है तो हम कहेंगे उसकी सांद्रता अधिक है। और ज्यादा स्थान में कम गैस है तो हम कहेंगे कि उसकी सांद्रता क्या है? कम है। तो गैसें हमेशा, ठीक, विसरण, विसरण का मतलब हम यहां समझा देते हैं। ठीक, ठीक, गैसें, ध्यान दें, विसरण का अर्थ है यहां पर, यहां के लिए ध्यान दें बाबू, विसरण का
अर्थ है कि गैसें हमेशा अपनी, भैया एकदम याद रखने की कोशिश करें आप, ठीक, गैसें हमेशा अपनी अधिक, हाँ, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, कम सांद्रता, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करती हैं, ठीक। इतना बढ़िया पॉइंट है, मेरी बात एकदम ध्यान से सुने बाबू, ठीक। ये क्या है, सबसे पहले हमने बताया पौधों में जो श्वसन है बेटा ना, पौधों में जो रेस्पायरेशन है वो किस क्रिया द्वारा होता है, विसरण। अब विसरण क्रिया क्या है, डिफ्यूजन। विसरण को इंग्लिश में डिफ्यूजन कहते हैं, यानी पौधों में जो बेटा रेस्पायरेशन होता है वो मुख्य डिफ्यूजन के द्वारा होता है। डिफ्यूजन मतलब विसरण के द्वारा होता है। अब ये डिफ्यूजन या विसरण है क्या, विसरण में बाबू जो गैसें होती हैं वो अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जाती हैं। अधिक सांद्रता का मतलब, अधिक सांद्रता का मतलब क्या है, कम स्थान में ज्यादा गैस भरी है तो हम कहेंगे कि उसकी सांद्रता क्या अधिक है। अब फिर ज्यादा स्थान में कम गैस भरी है तो हम कहेंगे कि उसकी सांद्रता क्या है, कम है। सांद्रता एकदम दिमाग बैठा लीजिए, जैसे भैया हो एक सिलेंडर ले लिया आपने, उस सिलेंडर में खूब हवा भर दिया, उस सिलेंडर में कस के, और वायुमंडल में भी हवा है, उस सिलेंडर में भी हवा भर दिया आपने कस के, तो सिलेंडर में जो हवा भरे हैं कस के ज्यादा, तो आप कह सकते हैं कि उतने आयतन में, बहुत कम आयतन है, बहुत कम जगह है वहां पे सिलेंडर में, इसका मतलब सिलेंडर में एक जो गैस भरे हैं उसकी सांद्रता अधिक है, यानी वहां पे सिलेंडर में हम कह सकते हैं कि कम, ठीक, स्थान में ज्यादा गैस भरी है तो सांद्रता अधिक है, जबकि बाहर सांद्रता कम है। अब आप बताइए, आप सोच के देखें बेटा, अगर सिलेंडर को आप खोलेंगे तो गैस सिलेंडर से कहां जाएगी, बाहर, यानी जो गैस है हवा भरी हुई है वो अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जा रही है। तो जानते हैं ये क्रिया क्या कहला रही है, इसे ही हम लोग डिफ्यूजन कहेंगे, इसे ही बाबू विसरण कहेंगे। एकदम ध्यान से दिमाग में बैठा लीजिए, बहुत बार विसरण आपके सामने आएगा, डिफ्यूजन लगातार आता रहेगा। तो एक बार आप स्पष्ट कर लीजिए कि गैसें जब अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ गति करती हैं, जाती हैं, तो इसे, इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विसरण। जैसे सिलेंडर में कोई गैस भरी है, ठीक, गैस भरी है, आप सिलेंडर को खोलेंगे तो गैस सिलेंडर से कहां जाएगी, वातावरण में, यानी गैस की सांद्रता सिलेंडर में अधिक है, वातावरण में कम है, तो अपने अधिक सांद्रता से बेटा ध्यान दीजिएगा, यानी सिलेंडर से वातावरण में जाएगी। और ऐसा कभी संभव नहीं है कि वातावरण से फिर सिलेंडर में जाए, ये संभव है क्या, या वातावरण से सिलेंडर में जा सकती है, सिलेंडर भरी हुई है, आपने सिलेंडर को खोला तो फिर और गैस सिलेंडर में जाने लगी, क्या ऐसा संभव है, नहीं संभव है। यानी गैस कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ नहीं चलेगी, हमेशा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ गैसों का, ठीक, प्रवाह होता है, ठीक। तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विसरण, डिफ्यूजन। उम्मीद है कि कभी नहीं भूलेंगे विसरण को। आप याद रखिएगा कि गैसों का हमने क्या लिखा है यहाँ पे, पौधों में श्वसन मुख्य रूप से विसरण क्रिया द्वारा होता है। विसरण का अर्थ है कि गैसें हमेशा अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ गति करती हैं, गैसें अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ गति करती हैं, इसे विसरण कहते हैं। जैसे एक सिलेंडर में गैस भरी हुई है खूब, अगर सिलेंडर को छोड़ेंगे तो सिलेंडर से गैस निकलकर वायुमंडल में जाएगी, और यहां पर हम कहेंगे कि विसरण की क्रिया हो रही है, यानी गैस जो है सिलेंडर से वायुमंडल में विसरित हो रही है। ठीक है, एकदम मस्त, एकदम बाबू है, जबरदस्त। तो पौधों में श्वसन का मुख्य, पौधों में श्वसन मुख्य रूप से किस क्रिया द्वारा होता है, विसरण। और विसरण को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं बाबू, डिफ्यूजन। आप एकदम याद रखिएगा, इसे हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन, ठीक, डिफ्यूजन, ये है विसरण। यहां तक स्पष्ट है। अब होता क्या है, ठीक, विसरण क्रिया द्वारा तो होती है, लेकिन कैसे होती है हम आपको बताते हैं, ठीक। अब जानते हैं, एक चीज जानिए, श्वसन का मतलब मुख्य रूप से यहाँ पे गैसों का आदान प्रदान ही होता है, गैस को बाहर निकालना, गैसों का आदान प्रदान, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ऑक्सीजन को लेना, ऑक्सीजन को बाहर निकालना, कार्बन डाइऑक्साइड। समय समय पर विसरण क्रिया द्वारा पौधों में श्वसन होता है, लेकिन हम जंतुओं की तरह ये नहीं कह सकते कि पौधों में भी ऑक्सीजन क्या की जाती है, ग्रहण की जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है, ये नहीं कह सकते।
इसमें दोनों क्रियाएं होती हैं समय समय पर। कभी पौधे क्या करते हैं, ठीक, पौधे बेटा ध्यान दीजिएगा, पौधे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और कभी कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इनका टाइम है। जैसे दिन में बेटा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं तो उनको भोजन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, तो दिन में जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है, पूरे वातावरण के लिए लाभदायक होता है। लेकिन वही रात में जब ये पौधे अपना भोजन नहीं बनाते हैं, क्योंकि प्रकाश है ही नहीं है, बिना प्रकाश के भोजन बनाना संभव नहीं है पौधों, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। और जब बेटा वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है तो उस टाइम यानी रात में पौधे ठीक हम लोगों की तरह ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो क्या छोड़ रहे हैं क्या ले रहे हैं उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप जानते रहें, ठीक। और ये गैस को छोड़ने और लेने, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ऑक्सीजन लेना, ऑक्सीजन लेना, ऑक्सीजन छोड़ना, कार्बन डाइऑक्साइड लेना, ये श्वसन है। और यह क्रिया किसके द्वारा होती है, विसरण के द्वारा भैया, और डिफ्यूजन के द्वारा, पौधों में विसरण के द्वारा ये क्रिया होती है, ठीक। अब जानते हैं पौधों में श्वसन को हम लोग कह सकते हैं दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक, कुछ थोड़ा थोड़ा अंतर है, ठीक। नए पौधों में श्वसन और पुराने पौधों में श्वसन, ठीक भैया। पौधों में श्वसन, ठीक, तो हम दो पार्ट में वर्गीकृत कर लेते हैं, दो भागों में, ठीक। नए पौधों में श्वसन कैसे होता है और पुराने पौधों में श्वसन कैसे होता है, ठीक। तो ये चीज हम फिगर के द्वारा क्लियर करेंगे। तो सुनिए बेटा एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक। ये तो स्पष्ट हो गया, एक लाइन में एकदम याद रखिएगा कि पौधों में श्वसन मुख्य रूप से किस क्रिया द्वारा होता है, विसरण। और विसरण का अर्थ है गैसें हमेशा अपनी अधिक सांद्रता या अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ क्या करती हैं, गति करती हैं, ठीक है, एकदम मस्त। अब बाबू वो एकदम ध्यान दीजिएगा बेटा, ठीक, सभी बच्चे लोग पूरा ध्यान दें आप सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक भैया हो। अब हम लोग पौधे यहां पे कह सकते हैं पौधों में श्वसन को, पौधों में श्वसन को हम, ध्यान दें बेटा, मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं, दो भागों में, थोड़ा सा अंतर है इसलिए बांट दिया हमने, ठीक। दो भागों में बांट सकते हैं, ठीक। पहला बेटा हम लोग यहां पे लिख सकते हैं, कहां पर, नए पौधों में श्वसन, और दूसरा बेटा पुराने, थोड़ा सा अंतर है, ठीक, पुराने पौधों में श्वसन, ठीक ठीक। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक, इसमें नए पौधों में श्वसन। देखिए बेटा, तो पहला पॉइंट हम लोग यहां स्टार्ट कर लेते हैं, क्या स्टार्ट करते हैं, नए पौधे। तो नए पौधों में श्वसन कैसे होता है, हाँ देखें बाबू, नए पौधों में श्वसन, रेस्पायरेशन इन न्यू प्लांट्स, जो अभी हरे भरे हैं एकदम, ठीक, अभी ठीक नए ग्रो कर रहे हैं, एकदम से जमीन से निकल रहे हैं, ठीक। तो ऐसे पौधों में श्वसन कैसे होता है, और एक बड़ा वृक्ष हो गया है, तैयार हो गया है, आम का, ठीक, बरगद का, एक बड़े बड़े वृक्ष तैयार हो गए, तो उनमें श्वसन कैसे होता है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस। तो चलिए नए पौधों में श्वसन क्या होता है बेटा, ध्यान दीजिएगा। सामान्य रूप से बाबू हो, एकदम ध्यान से सुनिए आप, हम यहाँ पे कह सकते हैं सामान्य रूप से, हाँ ध्यान दें बाबू, सामान्य रूप से पौधों की पत्तियों, ठीक, समझे बेटा, ठीक, पौधों की पत्तियों एवं तनों में, ठीक, क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं, ठीक, रंध्र, ठीक, स्टोमेटा जिसे कहते हैं सामान्य रूप से, ठीक। नए पौधों की, एकदम एक एक लाइन आप याद कर लीजिए बाबू, ठीक, नए पौधों की पत्तियों में रंध्र,
जिसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, स्टोमेटा। ठीक, स्टोमेटा। ठीक, सामान्य रूप से नए पौधों की पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं। ठीक, इन रंध्रों की, ठीक ध्यान दें, इन, भैया एकदम याद करते हुए चलिए, इन रंध्रों की सहायता से, ठीक ना, इन रंध्रों की सहायता से, इन रंध्रों की सहायता से विसरण क्रिया द्वारा, भैया एकदम ध्यान दें, इन रंध्रों की सहायता से किसके द्वारा हो, विसरण क्रिया द्वारा पौधे श्वसन करते हैं। ठीक, एकदम सही। श्वसन का मतलब वही ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, या कार्बन डाइऑक्साइड लेना, ऑक्सीजन छोड़ना, दोनों। ठीक, तो विसरण क्रिया द्वारा पौधे श्वसन करते हैं। ठीक है, एकदम सही भैया हो, एकदम मस्त। ठीक, सही है, कोई बात नहीं। ठीक ना, इसके अलावा नए पौधों में ध्यान देंगे बेटा, एकदम याद रखिएगा, इसके अलावा नए पौधों में क्या देखने को मिलता है, नए पौधों की जड़ों में, नए पौधों की जड़ों में मूल रोम पाए जाते हैं। रोआ होता है, मूल रोम, पतले 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 मूल रोम निकले होते हैं। ठीक, जड़ों में मूल रोम होते हैं, अभी फिगर से समझा देंगे हम आपको। मूल रोम होते हैं, इन मूल रोमों की सहायता से, बेटा ध्यान देंगे आप, इन मूल रोमों की सहायता से, ठीक समझे, जड़ों में मूल रोम होते हैं, इन मूल रोमों की सहायता से क्या देखने को मिलता है, इन मूल रोमों की सहायता से कहां पे, जमीन में, जमीन में, ठीक, मिट्टी के कणों के बीच, एकदम ध्यान दे बाबू, एकदम एकदम ध्यान दे, हम लिख रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। ठीक, मूल रोमों की सहायता से जमीन में मिट्टी के कणों के बीच खाली स्थानों में, खाली स्थानों में बाबू हो, ठीक, ऑक्सीजन O2 उपस्थित होती है। ठीक, हाँ क्या कह रहा है, ध्यान दें, इन मूल रोमों की सहायता से जमीन में मिट्टी के कणों के बीच, ठीक, खाली स्थानों में उपस्थित O2 को, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ठीक, स्थानों में उपस्थित भैया हो, उपस्थित O2 को विसरण द्वारा, और समझी गए होंगे विसरण का मतलब, ठीक, बाहर मिट्टी के कणों में ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक होगी और पौधों की जड़ों के अंदर ऑक्सीजन की सांद्रता कम होगी, जिसके कारण ऑक्सीजन पौधों में जाएगी मिट्टी के कणों से। ठीक, उपस्थित O2 को विसरण द्वारा, ठीक, क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक, एकदम से ये स्थिति होती है, खाली स्थानों में उपस्थित O2 को विसरण द्वारा ग्रहण करते हैं। मेरी बात समझे, नए पौधों में श्वसन या सामान्य रूप से नए पौधों की पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं। दो जगहों पर मुख्य रूप से नए पौधों में श्वसन होता है, एक पत्तियों में बहुत ज्यादा मात्रा में, और जड़ों में, जड़ों द्वारा भी श्वसन की क्रिया होती है नए पौधों में, एकदम याद रखेंगे। ठीक, हाँ, पत्तियों में स्टोमेटा पाए जाते हैं, रंध्र, छोटे 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 रंध्र होते हैं, छोटे छोटे होल होते हैं, छिद्र होते हैं पत्तियों पर, और उन छिद्रों की सहायता से बेटा बाहर की ऑक्सीजन, ठीक, उसके अंदर जाती है। ये रात की बात हो रही है, सामान्य रूप से जो श्वसन है, ठीक, बाहर की ऑक्सीजन, ठीक, उन पत्तियों में अंदर जाती है, पौधों के अंदर जाती है। और ठीक, जड़ों में मूल रोम पाए जाते हैं, रोआ, पतले पतले जड़ों से आप देखेंगे, नए पौधों को उखाड़िए और उसकी जड़ को देखेंगे तो पतले पतले वहां से रोआ उपस्थित होते हैं, और उन रोमों को मूल रोम कहते हैं। और उन मूल रोमों की सहायता से भी पौधे मिट्टी के कणों में जो खाली स्थान है, वहां जो ऑक्सीजन छुपी रहती है, उस ऑक्सीजन को खींचते हैं, ठीक, लेते हैं, और ऑक्सीजन को लेते हैं, श्वसन की क्रिया होती है विसरण द्वारा।
ठीक है बाबू, तो ये स्थिति देखने को मिल रही है। ठीक, विस्तरण द्वारा ग्रहण करते हैं मूल रोम की सहायता से। चलिए एक फिगर हम लोग देखते हैं नए पौधे का और उसके आधार पर हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा, मान लेते हैं ठीक ये जमीन है और इसके अंदर इसकी ये क्या है, जड़ है। ठीक, देखें बेटा, और इससे ये जड़ें पतली पतली क्या है, बाहर निकली हुई हैं और इस पर पतले पतले क्या निकले होते हैं बेटा, मूल रोम। मूल रोम यहाँ ऐसे ऐसे पतले पतले मूल रोम निकले होते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा। ठीक, इस तरीके से। और ऊपर बाबू, ठीक ऊपर ध्यान देंगे आप, मान लेते हैं इसका ये डंठल है, ठीक ना, ये डंठल है और यहां से एक ये पत्ती है, यहां भी हम कह सकते हैं ये पत्ती है। ठीक, यहां पर और इस तरीके से ये पत्तियां निकली हुई हैं। ध्यान दें, नया पौधा है, यहां पर ये पत्ती है। ठीक बेटा, ध्यान दीजिएगा, ये पत्तियां। ठीक, ऐसे। अब क्या हुआ जरा ध्यान दें, तो यहां पर ये जो नए पौधा है, नया पौधा, नए पौधों में श्वसन हम लोग देख रहे हैं। ठीक, फिर पुराने पौधों में श्वसन देखेंगे, सामान्य रूप से इसको खत्म करेंगे हम लोग। एकदम आपको बेटा ध्यान देंगे, इसकी पत्तियों पर, ठीक, इसकी पत्तियों पर बाबू हो, ठीक ना, इसकी पत्तियों पर छोटे छोटे क्या होते हैं, होल होते हैं। ठीक, हाँ ध्यान देंगे आप, सभी इसकी पत्तियों पर होल होते हैं। ठीक, इसकी पत्तियों पर क्या होते हैं बेटा, होल होते हैं, छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, हम बड़ा बना दे रहे हैं। ठीक, होल होते हैं। इन होल को, इन छोटे छोटे छिद्रों को हम लोग क्या कहते हैं, वो स्टोमेटा, स्टोमेटा भी कहते हैं या रंध्र भी कहते हैं। ठीक, इसे ही क्या कहते हैं बाबू, रंध्र। ठीक, स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं इसे। ठीक, ये स्टोमेटा। और यहां पर ये जो पतले पतले, ध्यान देंगे, इसे हम लोग ठीक क्या कहते हैं, मूल रोम कहते हैं, मूल रोम कहते हैं। ठीक ना, तो होता क्या है यहां, ध्यान दें बाबू, वो समझने की कोशिश करिए। यहां मूल रोम द्वारा इन मिट्टी के कणों में ऑक्सीजन के कण, मिट्टी के कण है पूरा ये, इसमें ऑक्सीजन के कण जगह जगह एकत्रित होते हैं। तो ये ऑक्सीजन, ध्यान दें बेटा, ये मूल रोम द्वारा क्या होती है, ठीक मतलब खींची जाती है। मूल रोम द्वारा ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ध्यान देंगे आप, ग्रहण की जाती है। ये मूल रोम द्वारा ऑक्सीजन है, यहाँ पे मान लेते हैं, तो ये मूल रोमों द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है। तो यहाँ श्वसन की क्रिया होती है, ठीक, विसरण क्रिया द्वारा। और यहाँ बेटा पूरा वायुमंडल में ऑक्सीजन है, पूरे वायुमंडल में ऑक्सीजन है। ठीक, पूरे वायुमंडल में क्या है, ऑक्सीजन है, यहाँ भी पूरे वायुमंडल में ऑक्सीजन है। ठीक, अब इन ऑक्सीजन को किसके द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा, ठीक, क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। ठीक, ध्यान दें बेटा, स्टोमेटा के द्वारा ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, रंध्र के द्वारा। तो यहां भी ठीक कौन सी श्वसन की क्रिया हो रही है, तो मुख्य रूप से नए पौधों में बेटा एकदम कभी नहीं भूलेंगे, ध्यान दीजिएगा, नए पौधों में श्वसन हमने पूरा समझा दिया। ठीक, दो ही जगहों मुख्य रूप से होती है, एक स्टोमेटा के द्वारा और दूसरा मूल रोम के द्वारा नए पौधों में श्वसन की क्रिया होती है। ठीक है, एकदम नहीं भूलेंगे बाबू, एकदम मस्त है आप। ठीक ना, हाँ, तो ये होता है, फिर से सुन लें आप, पौधों में श्वसन मुख्य रूप से विसरण क्रिया द्वारा होता है। विसरण का अर्थ है, इंग्लिश में तो डिफ्यूजन कहते हैं, कि गैसें हमेशा अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ गति करती हैं। एक पौधों में श्वसन को हम मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं, नए पौधों में श्वसन, पुराने पौधों में श्वसन। बाबू, नए पौधों में श्वसन तो सामान्य रूप से बेटा नए पौधों में पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं, स्टोमेटा पाए जाते हैं, और स्टोमेटा के द्वारा विसरण क्रिया से ठीक ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है और श्वसन की क्रिया ठीक पूर्ण होती है। इसके अलावा इन पौधों की जड़ों में मूल रूम पाए जाते हैं। रूट हेयर कैसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में रूट हेयर, मूल रोम को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, रूट हेयर, एकदम याद रखिएगा। मूल रोम को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं बाबू, रूट हेयर। ठीक, तो जड़ों में रूट हेयर यानी मूल रोम पाए जाते हैं, इनके द्वारा भी ऑक्सीजन ठीक विसरण क्रिया द्वारा ग्रहण की जाती है। तो इन दो जगहों पर नए पौधों में श्वसन होता है। अब चलिए नए पेज पे हम लोग चलते हैं, और नए पेज में बेटा ठीक हम लोग किसमें देखेंगे, पुराने पौधों में। हाँ, पुराने पौधों में भैया हो क्या, श्वसन, रेस्पायरेशन इन ओल्ड प्लांट्स। ठीक ना, पुराने पौधों में क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक, देखें बेटा ध्यान दीजिएगा, हम यहां कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हो,
पुराने पौधों में भैया हो, पुराने पौधों में पत्तियों के स्टोमेटा, ध्यान दें मेरी बात एकदम ध्यान देंगे, पत्तियों के स्टोमेटा, ठीक, स्टोमेटा से विसरण क्रिया द्वारा, ठीक, श्वसन होता है, श्वसन तो होता ही है, ठीक, इसके अलावा बेटा ध्यान दें आप, ठीक, इसके अलावा मेरी बात एकदम ध्यान देंगे, इसके अलावा समझने की कोशिश करें बाबू, इसके अलावा, ठीक, इसके अलावा ध्यान दें मेरी बात समझें, इसके अलावा पुराने पौधों के, ठीक, मजबूत तने, पुराने पौधों के मजबूत तने, तने बहुत मजबूत हो जाते हैं, तो पुराने पौधों के मजबूत तनों एवं जड़ों पर वातरंध्र, ठीक, एक नया नाम आ गया, ध्यान दे, मजबूत तनों एवं जड़ों पर, ठीक, क्या पाए जाते हैं बेटा, वातरंध्र। अब आप कहेंगे ये वातरंध्र, तो वातरंध्र को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं लेंटिकल्स, ठीक, वातरंध्र, लेंटिकल्स याद रखिएगा, मजबूत तनों एवं जड़ों पर वातरंध्र, यहां भी स्टोमेटा की तरह ही छोटे छोटे होल उपस्थित होते हैं, कहां पर, पत्तियों में तो स्टोमेटा होता ही इनके, वहां से तो विसरण क्रिया द्वारा श्वसन की घटना हो ही रही है, लेकिन इसके अलावा इनके तनों पर, इनका जो मजबूत तना है, उन मजबूत तनों पर भी छोटे 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 होल पाए जाते हैं, जिन्हें वातरंध्र या लेंटिकल्स कहते हैं। और इसके अलावा बेटा ध्यान दीजिएगा, इसके अलावा इनकी जड़ें मजबूत हो जाती हैं एकदम, और मजबूत हो जाती हैं तो वहां मूल रोम या रूट हेयर एब्सेंट हो जाते हैं लगभग, ठीक है, मूल रोम नहीं पाए जाते हैं, रूट हेयर एब्सेंट हो जाते हैं बेटा, मेरी बात एकदम ध्यान से सुने, कान खोल के सुने, ठीक, वहां बाबू को रूट हेयर एब्सेंट हो जाते हैं, मूल रंध्र नहीं पाए जाते हैं वहां पर, समझ पा रहे हैं, हाँ ध्यान दीजिएगा, अब मूल रंध्र नहीं पाए जाते हैं, सॉरी मूल रोम नहीं पाए जाते हैं, वहां पर भी वातरंध्र पाए जाते हैं, यानी ठीक, यानी भैया लेंटिकल्स मजबूत तनों पर भी पाए जाएंगे और मजबूत जड़ों पर भी पाए जाते हैं, और उन्हीं के द्वारा विसरण क्रिया की सहायता से श्वसन क्रिया होती है, ठीक, कितना आसान हो गया, ध्यान देंगे आप, मजबूत तनों एवं जड़ों पर वातरंध्र पाए जाते हैं, वातरंध्र पाए जाते हैं, इन्हीं वातरंध्रों, ध्यान दीजिएगा, इन्हीं इन्हीं वातरंध्रों से, ठीक, इन्हीं वातरंध्रों से विसरण, हाँ विसरण क्रिया द्वारा, ठीक, श्वसन की क्रिया होती है, ठीक, एकदम समझ गए होंगे आप लोग, हम लोग यहां पे कह सकते हैं सामान्यतः, सामान्यतः बाबू ध्यान देंगे आप, सामान्यतः पुराने पौधों की जड़ों पर मूल रोम यानी रूट हेयर, मूल रोम भैया हो क्या, रूट हेयर, ठीक, अनुपस्थित होते हैं या नहीं पाए जाते हैं, ठीक, ये स्थिति होगी, तो एक पुराना पौधा हम लोग देख लेते हैं बाबू और जिसको समझ लेते हैं, ध्यान दें, मान लेते हैं ये कोई पुराना पौधा है और ये अर्थ है और इसकी एक मजबूत रूट एकदम अंदर गई हुई है, इसके अलावा इसकी ये ऐसे ऐसे रूट्स होती हैं,
ठीक, ये ऐसे ऐसे ये इसकी रूट होती हैं, ठीक है, एकदम सही। अब इसकी डालियां होंगी, मान लेते हैं ये डालियां हैं, और इनसे क्या ऐसे क्या निकली होंगी, पत्तियां। इनसे ये पत्तियां, सॉरी ध्यान दे बेटा, इस तरीके से इनसे ये पत्तियां निकली होंगी। बस थोड़ा सा समझने की बात है, उसी तरीके से इधर भी व्यवस्था होगी इस तरीके, ये ठीक पौधा है। अब जानते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा, पत्तियों पर इसके 3 जगहों पर यहाँ पे मुख्य रूप से यहाँ पे श्वसन होता है। तो नए पौधे में तो 2 ही जगह, कहां कहां होता है बेटा, पत्तियों में और कहां, जड़ों में। क्या पाए जाते हैं, ठीक, पत्तियों में बेटा स्टोमेटा पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं, उनसे होता है। और जड़ों में मूल रोम यानी रूट हेयर पाए जाते हैं, उनसे होता है। लेकिन जैसे ही पौधा पुराना होता चला जाता है, ठीक, जब बहुत पुराना हो जाता है बेटा, ध्यान दीजिएगा, तो इसके तने पर छोटे छोटे होल पाए जाते हैं। इसके तने पर बेटा, मेरी बात एकदम ध्यान सुनेंगे आप, इसके तने पर क्या होते हैं, छोटे छोटे, इसके तने पर छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं बाबू, होल, छोटे छोटे ये होल होते हैं इसके तने पर, ठीक। इसके तने पर छोटे छोटे होल होते हैं। अब इन्हें स्टोमेटा नहीं कहते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा। इसके तने पर भी छोटे छोटे होल होंगे, इसकी जड़ों पर भी मजबूत जड़ें होती हैं, इसकी जड़ों पर भी, ठीक, इनकी जड़ों पर भी छोटे छोटे क्या होते हैं, होल होते हैं। छोटे छोटे इनके जड़ों पर भी होल होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक। हाँ, ये छोटे छोटे होल होते हैं, और इन होल्स को समझे आप, इन होल्स को हम लोग क्या कहते हैं, वात रंध्र। क्या कहते हैं बाबू, वात रंध्र कहते हैं, इन्हें वात रंध्र कहते हैं, ठीक ना, वात रंध्र कहते हैं, ये भी वात रंध्र हैं, ठीक ना, ये सब वात रंध्र हैं। इसके अलावा बेटा ध्यान दीजिएगा, मेरी बात समझने की कोशिश करें, ठीक। इसके अलावा इसकी पत्तियों पर छोटे छोटे होल हैं, और इन होल्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं ना, स्टोमेटा कहते हैं बेटा, ठीक। तो यहां पर पत्तियों पर स्टोमेटा के द्वारा, मेरी बात समझे, इनकी पत्तियों पर स्टोमेटा के द्वारा विसरण क्रिया द्वारा श्वसन होता है, जबकि इनके तनों पर जो वात रंध्र पाए जाते हैं, इन्हें इंग्लिश में कहते हैं क्या, लेंटिकल्स कहते हैं, ठीक ना, वात रंध्र। तो इन तनों पर छोटे छोटे होल पाए जाते हैं, जड़ पर, रूट पर छोटे छोटे होल पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, लेंटिकल्स कहते हैं बेटा, ठीक ना, जिन्हें लेंटिकल्स कहते हैं। और इन लेंटिकल्स के द्वारा ही विसरण क्रिया की सहायता से, ठीक, क्या श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, कहां पर, पुराने पौधों में, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। एक छोटा सा नोट का पॉइंट हम आपको बता देते हैं, वो नोट का पॉइंट क्या है, एकदम एक एक बच्चा याद रखेगा, समझे आप। नोट में क्या है, ठीक, दिन में भैया हो, दिन में पौधों में कौन सी क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण। दिन में पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक, सब बच्चा जान रहा है, ठीक। जिससे क्या होता है, दिन में पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिससे पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, जिससे क्रिया होती है, जिससे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। जबकि रात में बाबू, ठीक, एकदम याद रखिएगा, अपने से भी लिख सकते हैं, रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बंद हो जाती है, और इस स्थिति में पौधे हम ही लोगों की तरह ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। यानी रात में पौधे कोई भी फायदा हम लोगों के लिए नहीं करते हैं, लेकिन सुबह, दिन में पौधे वातावरण को शुद्ध रखने का काम करते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, ठीक। ये स्थिति हो जाती है बाबू, हो भैया हो, ठीक, ये स्थिति हो जाती है ना, एकदम हो जाती है, ठीक। ये होता है दिन में पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण कर, ऑक्सीजन को क्या करते हैं, छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। क्यों ऐसा होता है हम आपको बता देते हैं, ठीक। दिन में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, जल की सहायता से प्रकाश
क्लोरोफिल की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिससे ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बनती है। अब आप सोचें, पौधों के अंदर दिन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है और जगह जगह क्या बन गई, जगह जगह इसकी पत्तियों में मुख्य रूप से ही होता है और जगह जगह क्या बन गई, ऑक्सीजन। तो अब बताइए, ठीक, जब पत्तियों में ऑक्सीजन बन गई, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन, एकदम याद रखें, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू में ही बता दिया है हमने, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड बेटा हो, कार्बन डाइऑक्साइड और कौन, जल, ये दोनों मिल करके, ठीक, किसकी उपस्थिति में, प्रकाश, लाइट की उपस्थिति में, और क्लोरोफिल भैया हो, क्लोरोफिल हम यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक, CHLO और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की उपस्थिति में यहां पे क्या बन जाता है, ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज और प्लस क्या बन जाता है, ऑक्सीजन बनती है। ठीक, तो ग्लूकोज तो पौधे अपने भोजन के रूप में इसका ठीक यूज करते हैं ग्लूकोज को, लेकिन ऑक्सीजन ऐसे ही बनती है। और जब ऑक्सीजन बनती है तो यहाँ पौधे के हर भाग में लगभग, ठीक, पत्तियों में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो जाती है। अब बताइए, ऑक्सीजन की सांद्रता कहां पौधे के अंदर हो गई अधिक, ऑक्सीजन की मात्रा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण से ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन भी बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की सहायता से, ठीक, प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज का तो पौधे भोजन के रूप में यूज कर लेते हैं, ठीक, लेकिन ऑक्सीजन बच जाती है, तो पौधों के शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो जाती है। जब ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगी मतलब सांद्रता अधिक हो जाती है वायुमंडल की तुलना में, जिसके कारण बाबू हो, ठीक, ये जो ऑक्सीजन है, ठीक, किसकी द्वारा, विसरण क्रिया के द्वारा, ठीक, कहां निकलती है, बाहर, पौधों के, ठीक, कहां से, तने से निकलती है, पत्ती से निकलती है, जड़ से भी निकलती है। ये ऑक्सीजन क्या होती है, बाहर निकलती है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, प्रवेश करती है यहां पे। ठीक, एकदम सही बाबू, ठीक ना, एकदम मस्त, ये स्थिति हो जाती है। लेकिन रात में ये ग्लूकोज और ये ऑक्सीजन का प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, तो सामान्य रूप से पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेने लगते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इस तरीके से बाबू हम लोगों ने देख लिया किसमें, पौधों में श्वसन, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। एक, हमें उम्मीद है खूब बढ़िया समझ में आया होगा, और एकदम ध्यान दीजिएगा, सारी चीजें याद रखिएगा बेटा हो। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पढ़ेंगे, ये सारी चीजें हमने आपको बता दिया, पुराने पौधों में श्वसन। ठीक है, चलिए अब हम लोग जंतुओं में श्वसन देखेंगे। पौधों में श्वसन रहा, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब हम लोग किसमें देखेंगे, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, यानी जंतुओं में श्वसन। हाँ, तो देखिए बेटा, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जंतुओं में श्वसन। जंतुओं में भैया हो श्वसन, ठीक है बाबू हो श्वसन। जंतुओं में श्वसन, जंतुओं में श्वसन को इंग्लिश में हम लोग क्या कह सकते हैं, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। ठीक, जंतुओं में श्वसन, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, ठीक ना। अब बेटा जंतुओं में श्वसन, तो हम लोग, ठीक, तीन पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक, तीन पार्ट में, ठीक, जंतुओं में श्वसन को मुख्य रूप से तीन भागों में हम बांट सकते हैं। पहला, छोटे एक कोशिकीय जंतुओं में, फिर ठीक, छोटे एक कोशिकीय जंतुओं में, छोटे बहुकोशिकीय जंतुओं में, और बड़े बहुकोशिकीय जंतुओं में। ठीक, मेरी बात ध्यान देंगे, श्वसन को यहां पर तीन पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, और एकदम बढ़िया समझ में आएगा, खूब ध्यान से पढ़ेंगे बेटा ना, तो एकदम मस्त समझ में आने वाला है। ठीक, आपको खूब ध्यान से पढ़ना होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ ध्यान दें। तो जंतुओं में श्वसन हम यहां पे कह सकते हैं, जंतुओं में श्वसन को हम कितने भागों में, तीन भागों में, तीन भागों में बेटा हो क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। ठीक, जंतुओं में श्वसन को हम तीन भागों में, ध्यान देंगे, मेरी बात एकदम ध्यान से, जैसे पौधों में हम लोग नए पौधों में और पुराने पौधों में, उसी तरीके से जंतुओं में हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक, तीन पार्ट में कौन कौन भैया, सबसे पहले मेरी बात समझें, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, हाँ ठीक, एक कोशिकीय जंतुओं में
सूक्ष्म एक कोशिकीय जंतुओं में, सूक्ष्म बहुकोशिकीय जंतुओं में, ठीक, और हम कह सकते हैं विस्तृत बहुकोशिकीय जंतुओं में, ठीक ना, एकदम सही। हाँ पहला बेटा हम लोग यहां पे कह सकते हैं सूक्ष्म, वैसे ही सूक्ष्म हो गए ही होंगे, होते ही हैं। सूक्ष्म एक कोशिकीय, सूक्ष्म एक कोशिकीय, हाँ सूक्ष्म एक कोशिकीय जंतुओं में बेटा, ठीक। फिर दूसरा हम लोग यहां पे लिख सकते हैं सूक्ष्म, बहुत छोटा है, ठीक, बहुत बड़ा है, घबराने की, बहुत बड़ा नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं। बहुकोशिकीय, सूक्ष्म बहुकोशिकीय जंतुओं में, हम इसलिए बांट दिए कि थोड़ा सा हम लोगों को पढ़ने में आसान हो जाएगा, ठीक। इसके बाद बेटा हो तीसरा, ठीक, विकसित, विकसित बहुकोशिकीय, हाँ ध्यान दे बेटा, विकसित बहुकोशिकीय जंतुओं में, ठीक, ये तीन है। सूक्ष्म एक कोशिकीय जंतुओं में, सूक्ष्म बहुकोशिकीय जंतुओं में, विकसित बहुकोशिकीय। ये क्या है बेटा, ठीक, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय का मतलब आप समझ लीजिए, एक कोशिकीय का मतलब ऐसे जंतु, ऐसे जीव जिसमें केवल एक कोशिका ही होती है और उसी कोशिका में उसकी सारी क्रियाएं संपन्न होती हैं। एक ही कोशिका होगी, उसका पूरा शरीर एक ही कोशिका से बना होता है, ठीक, और उसी कोशिका में सारी क्रियाएं होती हैं। तो ऐसे जीवों को, ऐसे जंतुओं को हम लोग एक कोशिकीय जंतु कहते हैं। एक कोशिकीय जंतु का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, अमीबा है, पैरामीशियम है, ये सब एक कोशिकीय जीव हैं, याद रखिएगा, कभी मत भूलिएगा। एक कोशिकीय जीव कौन कौन, अमीबा और पैरामीशियम, ठीक, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव अमीबा और पैरामीशियम है। अब देखिए बहुकोशिकीय, सूक्ष्म सूक्ष्म बहुकोशिकीय जीव में कौन आ जाता है, हाइड्रा, मुख्य रूप से हाइड्रा है, ठीक। और तीसरा बेटा विकसित, विकसित बहुकोशिकीय जंतुओं में, ठीक, मुख्य रूप से आ जाते हैं पक्षी हो गया, ठीक, हम लोग मानव हो गए, मतलब ये सब जो जंतु हैं, ठीक, आप देख रहे हैं गाय घोड़ा भैंस, ठीक ना, ये सब क्या है, बहुकोशिकीय विकसित जंतु हैं, विकसित बहुकोशिकीय जंतु हैं। तो इन तीनों में कैसे श्वसन होता है, ठीक, वो चीज, और यहां पर श्वसन का मतलब बेटा मुख्य रूप से ऑक्सीजन का लेना, ऑक्सीजन को ग्रहण करना, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, यही जंतुओं में होता है श्वसन। तो कैसे होता है, तो सबसे पहले बेटा हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, आप एकदम ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग पहला पॉइंट यहां पे लिख रहे हैं, एकदम याद रखिएगा, बहुत छोटे में ही है लेकिन बहुत बढ़िया से समझा देंगे हम आपको, ठीक बाबू। पहला, पहला क्या है, सूक्ष्म, सूक्ष्म एक कोशिकीय जंतुओं में ना, ठीक, सूक्ष्म एक कोशिकीय जंतुओं में। तो भैया हो, मेरी बात एकदम ध्यान दें आप सभी, सभी बच्चे लोग एकदम बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। सूक्ष्म एक कोशिकीय जंतुओं में, ठीक, सूक्ष्म एक कोशिकीय जंतुओं में क्या होता है, हम यहां पे कह सकते हैं सूक्ष्म एक, मेरी बात एकदम ध्यान देगा, सूक्ष्म एक कोशिकीय जंतुओं में मुख्यतः कौन कौन आते हैं, ध्यान देंगे, मुख्यतः एकदम याद रखिएगा बेटा, एक एक लाइन, मुख्यतः अमीबा, ठीक, हाँ सूक्ष्म एक कोशिकीय जंतुओं में मुख्यतः अमीबा एवं पैरामीशियम आते हैं, ठीक, ये आते हैं। तो इनमें कैसे श्वसन होगा, इनमें श्वसन, ठीक, इनमें श्वसन, मेरी बात एकदम ध्यान सुने, सूक्ष्म एक कोशिकीय जंतुओं में कौन कौन आ गया, अमीबा और पैरामीशियम, इनके बारे में हम लोग जानते हैं। अमीबा जो होता है, ठीक,
इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, शुरू में ही बता चुके हैं। ठीक, ये इधर उधर छोटे मोटे मतलब विशेष अनंत आकार धारण करते हुए इधर उधर पानी में क्या करता रहता है, जल में घूमता रहता है। वैसे ही पैरामीशियम एक चप्पल की तरह होता है। ठीक, उतना बड़ा नहीं, बहुत ही छोटा होता है, लेकिन आकार उसका स्लीपर की तरह ही होता है। ठीक, वो भी एक कोशिकीय है। तो इन दोनों में क्या होता है देखें बेटा। ठीक, तो सूक्ष्म एक कोशिकीय जंतुओं में मुख्यतः अमीबा एवं पैरामीशियम आते हैं। इनमें श्वसन की क्रिया, ध्यान देंगे, या इनमें श्वसन, ठीक, विसरण क्रिया, ठीक, इनमें श्वसन किस क्रिया, भैया भैया हो एकदम याद रखेंगे। ठीक, विसरण क्रिया, विसरण क्रिया द्वारा, ठीक, प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, या प्लाज्मा झिल्ली को कोशिका झिल्ली भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। कल हमने पिछले क्लास में हमने बताया हुआ है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। श्वसन विसरण द्वारा प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली, हाँ, कोशिका झिल्ली की सहायता से क्या होती है, संपन्न होती है। संपन्न होती है। मेरी बात एकदम ध्यान से सुनिए बेटा। सूक्ष्म एक कोशिकीय जंतुओं में मुख्यतः अमीबा एवं पैरामीशियम आते हैं। इनमें श्वसन विसरण द्वारा, ठीक, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली की सहायता से संपन्न होती है। ये क्या होती है हम आपको समझा देते हैं, ध्यान दीजिएगा भैया हो, एकदम ध्यान दें आप सभी बच्चे। ठीक, इनमें क्या होता है, तो बेटा जो अमीबा है उसका स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे हो सकता है। ठीक, नहीं ये अमीबा है। ये कौन सा जंतु है, अमीबा। ठीक, अमीबा हो गया। और पैरामीशियम बेटा चप्पल की तरह होता है ऐसे। ठीक, ये पैरामीशियम होता है। ठीक, ये अमीबा हो गया। ये क्या हो गया, पैरामीशियम। इसमें और सारे कोशिकांग जैसे केंद्र की सब पाए जाते हैं। ठीक, लेकिन हम लोगों की उसकी जरूरत नहीं है, बस हम ऐसे समझा देते हैं। ठीक, ये पैरामीशियम हो गया। ठीक ना, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। तो जानते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, ये जो आप देख रहे हैं इनकी जो बाहरी दीवार है, सबसे पहले तो ये कोशिकीय होते हैं। ये इनकी जो बाहरी दीवार है इसे ही क्या कहते हैं हम लोग, कोशिका झिल्ली। ठीक, ये कोशिका झिल्ली है। ठीक, अब क्या होगा कि ये बाहर ऑक्सीजन रहती है, तो जो ऑक्सीजन होती है जानते हैं O2 जो होती है ऑक्सीजन, ठीक, वातावरण से बाहर से, यानी पानी ही वातावरण है इनका, क्योंकि ये जल में ही रहते हैं। तो ये क्या करते हैं बेटा, ध्यान देंगे, और अंदर क्या बन रही है, CO2, अंदर इनके क्या बन रही है, CO2। तो जानते हैं विसरण क्रिया द्वारा। अब देखें होगा क्या, ठीक, ये जब भोजन किए तो उस भोजन को पाचन किया इन्होंने, और पाचन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। कार्बन डाइ और पाचन में ऑक्सीजन लगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। और जब कार्बन डाइऑक्साइड बनी तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो गई, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड कम है। तो ठीक, विसरण क्रिया द्वारा आप समझ सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जहां ज्यादा होगी, उसकी सांद्रता जहां ज्यादा होगी, वहां से कम सांद्रता की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी। तो यहां पे होगा क्या बेटा कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बाहर जाती है और ऑक्सीजन कहां जाती है, अंदर। वही क्रिया यहां भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, ऑक्सीजन अंदर आती है। ठीक, तो यहाँ श्वसन क्रिया हो रही है, विसरण क्रिया के द्वारा श्वसन हो रहा है यहाँ। और किसके द्वारा ये, ठीक, इनमें कोई विशेष प्रकार का श्वसनांग जैसे नाक, फेफड़ा, ये सब नहीं पाए जाते हैं। ये अपनी दीवार, अपनी कोशिका झिल्ली के द्वारा ही विसरण क्रिया की सहायता से श्वसन करते हैं। ठीक, मेरी बात ध्यान दें, हमने क्या लिखा हुआ है, सूक्ष्म एक कोशिकीय जंतुओं में मुख्यतः अमीबा एवं पैरामीशियम आते हैं। इनमें श्वसन जो होता है, ध्यान दें बेटा, इनमें जो श्वसन है विसरण द्वारा प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली की सहायता से संपन्न होती है। जो श्वसन क्रिया है इनमें, इन्हीं प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली के द्वारा ही संपन्न हो जाती है। इन्हीं के द्वारा ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाती है। इन्हीं के द्वारा पूरी शरीर की सतह में, जो शरीर एक कोशिकीय
कोशिकी है तो कोशिका झिल्ली ही है पूरा, इसकी पूरी सतह। तो इसी की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, ऑक्सीजन अंदर आती है। तो ये जो ऑक्सीजन का अंदर आना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना, यहाँ पे किस क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा? श्वसन। ठीक, तो यहाँ श्वसन क्रिया संपन्न होती है। ठीक है बाबू, ये पहला पॉइंट हो गया, हमें उम्मीद है आप याद रखेंगे। अब हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या बेटा हो? सूक्ष्म बहुकोशिकीय जंतुओं में। ठीक, दूसरा पॉइंट बेटा हो सूक्ष्म सूक्ष्म बहुकोशिकीय सूक्ष्म बहुकोशिकीय जंतुओं में। बेटा सूक्ष्म बहुकोशिकीय जंतुओं में, ठीक, तो हम यहां पे कह सकते हैं कि सूक्ष्म बहुकोशिकीय जंतुओं में मुख्य रूप से हाइड्रा आता है। ठीक, तो हाइड्रा यही है सूक्ष्म बहुकोशिकीय जंतु। हाइड्रा मांस और भी बहुत है, लेकिन हाइड्रा तो हम कह सकते हैं सूक्ष्म बहुकोशिकीय जंतुओं जैसे, इसमें बेटा ध्यान दें बेटा, हाइड्रा में। ठीक, जैसे हाइड्रा में एक सूक्ष्म बहुकोशिकीय जंतु जैसे हाइड्रा में श्वसन की क्रिया, ठीक, ध्यान दें बेटा, श्वसन की क्रिया मुख्य रूप से इनकी पूरी शरीर की, इनकी पूरी शरीर की सतह द्वारा ही संपन्न होती है। पूरी शरीर की सतह द्वारा इस क्रिया से, विसरण क्रिया की सहायता से संपन्न होती है। एकदम याद रखिएगा भैया। ठीक बाबू, ये हो गया। ठीक, ये सूक्ष्म बहुकोशिकीय जंतु जैसे हाइड्रा में, तो इनके पूरे शरीर में, हालांकि इनके भी शरीर से ही है, लेकिन इनका शरीर एक कोशिकीय है, तो इनका पूरा शरीर प्लाज्मा झिल्ली ही है। प्लाज्मा, इनकी त्वचा हम कह सकते हैं प्लाज्मा झिल्ली, ठीक, या कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। उसी की सहायता से ये लोग क्या करते हैं? श्वसन करते हैं, अमीबा और पैरामीशियम। अगर सूक्ष्म बहुकोशिकीय जंतु बात कर ले बेटा, सूक्ष्म बहुकोशिकीय जंतु में मुख्य रूप से कौन आ जाता है? हाइड्रा है, याद रखिएगा। और हाइड्रा में जो श्वसन की क्रिया होती है मुख्य रूप से इनकी पूरी शरीर की सतह द्वारा विसरण क्रिया की सहायता से संपन्न होती है। बहुत आसान, एकदम आसान, एकदम याद रखिएगा बेटा। अब तीसरे में हम लोग पहुंच जाते हैं बाबू। और तीसरा क्या है समझिए आप? तीसरा, ठीक, तीसरा विकसित बहुकोशिकीय जंतुओं में, जो विकसित हैं, विकसित बहुकोशिकीय, हाँ, विकसित बहुकोशिकीय जंतुओं में समझने की कोशिश करें बाबू हो। विकसित बहुकोशिकीय जंतुओं में क्या होता है, जरा ध्यान दें आप। ठीक, एकदम बढ़िया। विकसित बहुकोशिकीय जंतुओं में क्या होता है? ठीक, तो विकसित बहुकोशिकीय जंतुओं में पक्षी आ गए, मैमल्स आ गए, यानी ठीक, ये जीव जंतु जो बड़े बड़े हैं उनकी बात कर लेते हैं हम लोग। तो इनमें कैसे श्वसन होता है, तो आपको बता देते हैं। विकसित बहुकोशिकीय जंतुओं में श्वसन के लिए, ठीक, श्वसन के लिए विशेष प्रकार के ध्यान दें बेटा, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विशेष प्रकार के श्वसनांग होते हैं। क्योंकि
भैया मेरी बात एकदम ध्यान दे बेटा, ठीक। क्यों ऐसा होता है, क्यों इनको विशेष प्रकार का श्वसनांग दे दिया गया, श्वसन अंग दे दिया गया, जबकि इनके पास सामान्य रूप से ये अपने शरीर के द्वारा ही ठीक श्वसन कर लेते हैं? क्यों, इसका कारण क्या है, तो हम आपको बताने जा रहे हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। विशेष प्रकार के श्वसनांग होते हैं क्योंकि इन भैया क्योंकि इन विकसित जंतुओं को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है बेटा, ठीक, जिसके कारण इनको विशेष श्वसनांग दिया जाता है और श्वसन काफी विकसित होता है इनमें, क्योंकि श्वसन के द्वारा ही ऊर्जा मिलती है। अगर श्वसन नहीं होता तो ऊर्जा नहीं मिलती, कल बताए हुए हैं पिछले क्लास में बेटा, ठीक ना। यहां देखें, क्योंकि इन विकसित जंतुओं को, भैया हो बाबू हो, क्योंकि इन विकसित जंतुओं को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक, अधिक ऊर्जा की क्या होती है बाबू, आवश्यकता होती है, ठीक, हाँ, इनको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक ना, ठीक। ठीक, इनके कुछ श्वसनांग निम्नलिखित हैं, इनके, भैया ध्यान दें आप, और उसको हम लोग क्लियर करेंगे। इनके कुछ श्वसनांग निम्नलिखित हैं, ठीक, इनके कुछ श्वसनांग निम्नलिखित हैं। इनके कुछ श्वसनांग कौन कौन, आप स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा बेटा, इतना बढ़िया नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक, जितना बढ़िया हम नोट्स ठीक लिख लिख के आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, एक बार आप इसको लिख लेंगे, ठीक, स्क्रीनशॉट लिए और उससे लिखिए, और जब नोट्स बना लेंगे बेटा तो इतना मस्त आपके लिए होगा, इतना जबरदस्त काम करेगा कि कुछ हिसाब नहीं, इससे बढ़िया कहीं नहीं मिलेगा, ठीक, किताब कहीं ढूंढ लेंगे, इतना बढ़िया नोट्स इतना शॉर्ट में और सारी चीजें ठीक कहीं नहीं मिलेंगी। देखो बेटा, तो क्योंकि इन विकसित जंतुओं को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इनके कुछ श्वसनांग निम्नलिखित हैं। इनको श्वसनांग क्यों दे दिया गया, तो इनको श्वसनांग इसीलिए दिया गया क्योंकि इन्हें ऊर्जा की ज्यादा आवश्यकता है, तो ज्यादा श्वसन विकसित होना चाहिए, और जब ज्यादा श्वसन विकसित होना चाहिए तो इनको एक विशेष प्रकार का श्वसनांग दे दिया गया। और वो कौन कौन श्वसनांग है, ध्यान देंगे। पहला श्वसनांग हम कह सकते हैं बाबू हो, ठीक, एकदम ध्यान दें, और उनको डिटेल अगले क्लास में हम करेंगे, लेकिन पहले यहाँ इनका नाम देखें बेटा, ठीक। पहला जो श्वसनांग है ये, ठीक, इसका नाम है श्वास नली। कौन नली बेटा, श्वास नली, जिसे बेटा हो इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, ट्रैकिया, ट्रैकिया कहते हैं, ठीक। दूसरी बेटा, ठीक, दूसरा जो श्वसनांग है उसे हम लोग गिल्स कहते हैं, क्या कहते हैं, गिल्स, ठीक, ये गिल्स हो गया, ठीक। और तीसरा बेटा, तीसरा श्वसनांग जो है फेफड़ा है,